ये क्या किया? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। तो आज हम लोग एक लाइव डिस्कशन रखे हैं और बहुत सी ऐसी क्वायरीज पापा हमारे चिल्ड्रन के केसेस में हो जाती है और वैसे बहुत से पेशेंट का बहुत सा डाउट रहता है जो हम चाहते हैं कि एक डिस्कशन के तौर पे और लोगों के साथ इंस्टाग्राम में हो। और जैसे कि अभी मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि हर सैटरडे को हम लोग एक बहुत सी किताब का, जैसा आपने मुझे एक एलेंस की नोट का बहुत सा ब्यूटी दिखाया था, बताए थे आप हमको, तो वो मैं चाहता हूं कि और भी जो हमारे इंस्टाग्राम के लोग हैं उन लोग के साथ हम लोग डिस्कस करें। तो एवरी सैटरडे हम लोग जो प्लान किए हैं कि करेंगे, तो आप अभी मैं कुछ डिस्कशन चिल्ड्रन पे इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपका एक सेशन जो लास्ट हुआ है चाइल्ड के ऊपर, पीडियाट्रिक के, जिसके बहुत से सीरीज जैसे कि आपने कहा कि डिस्कस करेंगे कि 4-5 होगा। जैसे कि इससे पहले वाले सीरीज में आपने बताया है कि प्रेगनेंसी के टाइम में मदर का जो बहुत सा कॉम्प्लिकेशन सर्कमस्टेंसेस रहता है, जिसकी वजह से चाइल्ड पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं जाइगोट फॉर्मेशन के वक्त में, और भी जो प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम रहता है, तो उसी पे और आगे कुछ कुछ क्वायरीज है। जैसे कि एक चीज है पापा, हम बहुत डिफिकल्टी होता है पढ़ने के बाद भी समझना। जैसे कि अब रॉटेनम की एक बात है कि चाइल्ड इज इल नेचर और वायलेंट इन ह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। तो इसको समझेंगे एज अ पेशेंट के बच्चे में आएगा तो उसको हम लोग किस तरह से इसको चीज को समझेंगे कि इल नेचर है। ये ऐसा केस एक बार जी हम एनआईएच की ओपीडी हमारे पास आया था। जी लिकोडर्मा का केस था। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन ये वन साइडेड डिजीज होता है और जिसमें कभी भी बहुत खुल के सिम्टम नहीं प्रिस्क्राइबिंग करनी। तो ऐसे केस में हम केस ले रहे थे, ओपीडी थी, भीड़ बहुत थी। इसी के दौरान कभी कभी हम लोगों को केस टेकिंग के आउट ऑफ ट्रैक जाके बात करना चाहिए। जो कुछ फिक्स्ड उसूल है केस टेकिंग के, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी केसेस में हम लोगों को थोड़ा सा हटके सवाल पूछना पड़ता है। इसमें एक ये जो भी बात अब आपसे हम करेंगे, जो आप बता रहे हैं, ये कुछ मेडिसिन ऐसे हैं, शनाकार्डियम हुआ, नक्सोमिका हुआ, और इस तरह के लोग, नाइट्रिक एसिड हुआ, एब्रोटेनम हुआ, इस तरह के जो पर्सनालिटी होते हैं उसके अंदर एक above human being, rather I can say that more towards the animal, non-animal, non-human होना ये बहुत मुश्किल से निकलता है। इसके लिए हम लोगों को अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन ऑफ वर्जन 6 उसमें हनीमैन ने कहा है किसी भी केस के लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो 3। पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो पेशेंट हिमसेल्फ, तो फर्स्ट रिसोर्स है, वो खुद से बताए
लेकिन चूंकि ये मामला, जो आपके सवाल का जो मामला है, समथिंग इल नेचर का है, आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का है, तो ये लोग सोशली इसको नहीं बयान करते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन हम लोग को कभी कभी कोई कोई हिंट्स मिल जाता है, तो उसको लेने के लिए, जैसा कि हनीमैन ने कहा है, कि दूसरा जो रिसोर्सेज होता है वो रिसोर्सेज है इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम relatives, friend, those who really near, dear and around. दो बात, near, dear and mostly around the patient, उसके आसपास में जो रहने वाले होते हैं, इससे हम लोग कभी कभी इंफॉर्मेशन पूछते हैं, और ये इंफॉर्मेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग को गाइड करता है सही प्रिस्क्राइबिंग की तरफ। तीसरी जो इंफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू हनीमन इन ऑर्गेन एंड एफरोजन 6, वो पेशेंट फिजिशियन का खुद से ऑब्जर्वेशन हो, आइदर पैथोलॉजिकल वे में और इंडिविजुअलिस्टिक वे में, उसका अपना ऑब्जर्वेशन, ऑल इंक्लूड टुगेदर, एंड वी फाउंड ए टोटलिटी फॉर प्रिस्क्राइबिंग। तो उस केस के अंदर, अब तो ल्यूकोडर्मा का केस था, कोई सिम्टम नहीं, इंडिकेशन नहीं, प्रिस्क्राइबिंग करे तो कैसे करे, और ओपीडी का मामला था, बड़ी भीड़ भी होती है, और उसमें मैंने फिर उसकी माँ बैठ की थी। मेरी एक आदत है कि जब कहीं बिल्कुल फेलियर होने लगता है, इंफॉर्मेशन हमारे खत्म होने लगते हैं, नहीं मिलते हैं जो हमारे सेटिस्फेक्शन के लाते हो, तो हम लोग उसके रिलेटिव, जैसे मैंने कहा दूसरा रिसोर्स जो ऑर्गेन में, मैंने उसकी मदद से पूछा, आप इसके मिजाज के बारे में, इसके टेम्परामेंट के बारे में, इसकी जो मेंटेलिटी है, इसके बारे में कुछ बता सकेंगे क्या? तो हंसने लगी, और बंगला में बहुत खराब तरीके से बोला कि बहुत ये बदमाश लड़की है, बहुत शैतान है, बंगला में उसको बोलते हैं दुष्टो। हमने कहा आप बताओ, हमको एक्सप्लेन करके बताओ। तो उसने बताया कि ये खेलती है अपने गांव में, तो छोटे छोटे नदी होते हैं, कहीं कहीं कोई कोई छोटा तालाब होता है, तो वहां खेलते खेलते अगर इसको कोई भी छोटा जानवर मिल जाए, जैसे कि फ्रॉग हुआ, बटरफ्लाई हुई, तिलचट्टा हुआ, इस तरह के जो छोटे एनिमल्स होते हैं, अगर इसको मिल गया और ये पकड़ ली, तो बुरी तरह उसको मारती है। अगर ईंट से मारनी होती तो एक आध ईंट मार के छोड़ दिया, नहीं, जब तक वो मर न जाए उसको पीटती रहती है, मारती रहती। और हंस, जब ये बात बता रही थी तो पेशेंट खुद हंस रहा था, इतनी हंस रही थी कि मुझको भी हैरत लगा। हमने पूछा कि ऐसा करती हो क्या, तो कुछ बोली नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दी। दैट इज ए कंफर्मेटरी इंडिकेशंस। और अगर घर में तिलचट्टा मिल गया, कॉकरोच, तो उसको भी लेके एक एक पंख उसका अलग अलग करके और लास्ट में उसको मार देती। इतना ब्रूटल छोटे से उम्र में, अपने हिसाब से जो अपने रिसोर्सेज है उसकी, वो इंजॉय करती है अपने इल नेचर का। और हम लोगों को इसमें कभी कभी पूछ लेना चाहिए, जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को बहुत मदद करता है।
और इस केस में मुझको याद है कि मैंने अब्रोटेरम लिया था। इसी तरह का इनलेचर हमने फिक्स्ड स्ट्रॉन्ग हेड जिसको बोलते हैं, मतलब किसी की नहीं सुनने वाला, किसी तरह की माफी और किसी तरह की अपोलॉजी को बहुत ब्रूटली रिजेक्ट कर देता है। ये मैंने नाइट्रिक एसिड में मुझको मिला है। नाइट्रिक एसिड पढ़ने में, समझने में कभी कभी बड़ा अजीब लगता है। आप जानते हो कि ये रिपर्टरी में, केंट के रिपर्टरी में, जहाँ केंट ने रूब्रिक दिया है माइल का, उसमें सेकंड ग्रेड में नाइट्रिक एसिड भी दिया हुआ है। तो ये जो एक ऐसा कैरेक्टर है पर्सनालिटी का नाइट्रिक एसिड का, कि उसके अंदर हम लोगों को बहुत अच्छे से इंक्वायरी करके, कंफर्मेशन करके, तब इस बात को, ये जो इल नेचर वाला जो है, स्ट्रॉन्ग हेड वाला जो है, अनमूव बाई अपोलॉजी, एलेंस की नोट में ये बात लिखते हैं। तो ऐसे छोटे बच्चों में भी मैंने बहुत सारी माएँ को देखा है कि अपने बच्चे से, उसके बच्चा किसी तरह की कोई गलती कर दिया या डांट दिया उसने, अगर माँ ने या फादर ने या भाई ने या बड़ी बहन ने, तो वो एकदम चुप, और कोई बात नहीं ये। और जब थोड़ा मनाने की कोशिश की तो बहुत ब्रूटली रिजेक्ट करती। इस केस के साथ साथ जो फिजिकल लेवल में बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम मिलता है प्रिस्क्राइबिंग का, क्रेविंग फॉर बटर का, और जब पेशाब में बदबू बहुत मिल जाती है, तो हम लोग बहुत आसानी के साथ ये कंसीडर कर लेते हैं, बोथ जनरल एंड पर्टिकुलर, माइंड एंड द बॉडी। तो हमारा प्रिस्क्राइबिंग इतना बांध के होता है, और फिर आसानी के साथ हम लोग प्लासिबो के साथ पूरा खेलते हैं। ठीक इसी तरह अब बच्चों में भी बहुत सारे केसेस ऐसे मिलने लगे हैं जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इसके अंदर हम लोगों को ये जो सिफिलिटिक मेडिसिन है, खास तौर से केलियायोड, सिफिलिनम, इन लोगों को इनके साथ ध्यान रखना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ। एक चीज था, पापा आपने बहुत स्टार्टिंग में बताया था, एक हमारे यहाँ लड़का आता था, बच्चा था पेशेंट, जो मेंटली इल था, बहुत चिल्लाता था। आपने उसको हेलीबोरस दिया था। सेंट्रल एवेन्यू से एक पेशेंट आता था हमारे यहाँ जो, तो आपने बताया था कि हाँ, आपने बताया था कि कभी भी कोई बच्चा का जब डिलीवरी होता है और मशीन लगा के अगर पेन से उसको ताना जाता है सर पे इस पे, मैकेनिकल तो इंजरी, मैकेनिकल इंजरी। हाँ ये एक प्रोसेस होता है जी। when the baby is going to passing through the birth canal। उस वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि इतना स्टिफनेस बढ़ जाता है मसल्स का कि बेबी आसानी के साथ वो जर्नी को मूव नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसे केस में मैकेनिकल डिलीवरी कराते हैं लोग, और मैकेनिकल डिलीवरी के अंदर ब्रेन में हेमरेज होने का बहुत चांस रहता है। इसमें हम लोगों को याद रखना चाहिए आर्निका, याद रखना चाहिए बेलिस पर, याद रखना चाहिए हेलीबोरस, और 5 मेडिसिन, इसमें एक तो मैंने बोल दिया, जो मेडिसिन है उसमें आर्निका मोंटाना,
हाइप्रिकम, साइकुटा वेरोसा, नेट्रम्यूल एंड नेट्रमसल। उसमें अभी ऐड कर देना चाहिए हेलिबोरस को, कैंट की रिपर्टरी में है। अच्छा। एक साइकोटा विरोसा का भी तुम बात अभी बोल रहे तो मेरे दिमाग में आ गई बात, बहुत जी। पुरानी बात। जिन दिनों पहले मेरे दिमाग में आया है कि उस वक्त हम सेंट्रल एवेन्यू में बैठा करते थे पुलुटोला में, बड़े जेनवियस केस आया करते थे वहां। उसमें वो एक बच्चा था, फौरन जन्म के बाद से ही स्कुंट स्कुंट लोग कहते थे, आंख थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लगता था। जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसको हर चीज दो दो दिखाई नहीं देने लगी, डबल विजन। उन्होंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, ये किया वो किया, बहुत करने के बाद यहाँ हम जो हमारे साथ आज आप लोग हैं उसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो मैंने 5 मेडिसिन और छठा जो हेलिबोरस को डिस्कस किया है, उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए किसका कॉन्कोमिटेंट प्रोमिनेंट है। साइकोटा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्कोमिटेंट लेटर स्टेज में मिलेगा, इंजरी तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, द जर्नी इन द पाथ ऑफ बर्थ कैनाल, इस जगह पे बहुत सारे ऐसे जर्नी के दौरान ऐसे वाकयात होते हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फैमिली मेंबर भी इसको इग्नोर कर देती है, ध्यान नहीं देती, बात थी चली गई। लेकिन आपको आपका कॉन्कोमिटेंट याद दिलाएगा क्या ऐसा इनके जिंदगी में हुआ है, और फिर आपकी इंक्वायरी, कंफर्मेशन और केस टेकिंग का एक नया मोड़ आता है। मुझको इस केस में मैंने पूछा थी ये डबल विजन वाली बात जो थी, बहुत पहले की बात है। डबल विजन की बात आती ही हम लोग के दिमाग में जेलसेमियम आता है। डबल विजन में साइकोटावेरोसा आता है। अगर हेड की इंजरी के बाद अगर डबल विजन डेवलप होता है, चाहे आज हो या कल हो, हेड इंजरी एक फैक्ट है, उसको आप किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते, और उसके कंकोमिटेंट को भी, उसके जो इफेक्ट है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हालत में साइकोटावेरोसा का प्रिस्क्राइबिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है। क्या कॉन्कोमिटेंट हेड इंजरी मिलेगी, उसके साथ डबल विजन। यहाँ जेलसीमियम नहीं आएगा, यहाँ अगर आएगा कोई भी तो वो साइकोटावेरोसा आता है। आपका सवाल जो था वो हेलिबोरस के बारे में था। हेलिबोरस की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होती है क्राई इन कैफेडी। वो आवाज तो मुंह से आती है, लेकिन वो ब्रेन का फैक्टर है जो उसको एक बहुत जोर श्रील आवाज, चुभती हुई आवाज लेने पर मजबूर कर देता है। तो जिस केस के बारे में आप बोल रहे हैं उसके अंदर भी मैंने यही देखा कि वो चिल्लाती थी, रह रह के थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिल्लाती थी। एंड दैट हेल्प मी टू आस्क क्या बचपन में या पैदाइश में कभी इसके सर में चोट लगा था, तो हम लोग कैसे करेंगे, पूछेंगे कैसे। छोटा बच्चा है तो सबसे पहले
पूछेंगे, ये जो मैंने बहुत डिटेल से इंट्रा यूट्राइन लाइफ में मदर को चोट लगी है, गिरी है या नहीं, फिर बेबी ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ बर्थ कैनाल उसमें चोट लगी है कि नहीं, जन्म के बाद चोट लगी है कि नहीं। फिर इसी तरह से आगे चल के हम लोग पूछते चलेंगे, तो हम लोग का फायदा ये होता है कि कोई चीज मिस नहीं हो जाती। और कोई सीक्वेंस से आप बात करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो चांस नहीं रहता है कहीं मिस होने। इसीलिए हम इंट्रा यूट्राइन से शुरू करते हैं, डिलीवरी से एंड पोस्ट डिलीवरी। छोटे बच्चों के केस में बहुत अच्छा होता है, डिलीवरी सब ठीक ठाक हुआ, माँ पलंग पे अपने बच्चे के साथ सोकर है, बच्चा उलट के नीचे गिर गया, बहुत कॉमन है। वहां एक हेड इंजरी का कंसीडर करना हम लोग को जरूरी होता है, और उसके बाद हम लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए। और ये बड़ा कॉमन होता है आफ्टर द जन्म। जन्म के बाद से माँ बच्चे को ख्याल तो बहुत रखती है क्योंकि माँ है, लेकिन हालात सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि कोई ना कोई, जैसे घर में बैठी है, देखे गांव देहात में बहुत मिलता है, छत से नीचे से कुछ गिर गया, गांव के कच्चे पक्के घर होते हैं, ऊपर से कोई गिर गया, सर पे चोट लग गया, और क्या, बच्चा को गोद में लेके माँ गई है घर में बाहर कुछ काम करने के लिए, कहीं ऐसा होता है कि ऊपर ये जो कोकोनट वाटर होता है, डाब जिसको बोलते हैं, वो गिर जाता है, कभी माँ को लग जाता है, कभी बच्चे को लग जाता है। ये बहुत कॉमन है, स्पेशली देहात के लोग जो आते हैं, माँ चल रही है, कच्ची जमीन है, पांव फिसल गया, कहीं से कोई नॉक लग गया। तो ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही डिटेल के साथ इसको हम डिस्कस करें और आप लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट कर दे कि ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते। और कोई आज जो पापा हमारा डिस्कशन है, उसको उस पार्ट को हटा के चिल्ड्रन वाले एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ क्लिनिक में केस आया था, एलर्जिक का जो था, एलर्जी हाई एलर्जिक का था, फूड एलर्जी सारा था। तो उसको बीफ खाता था, बीफ खाने से उसका एलर्जी बहुत बढ़ जाता था, ईचिंग बढ़ जाता था। तो आपने दो मेडिसिन हमें बताई कि ये दो मेडिसिन है बीफ एलर्जिक का, एवर्जन का, इसको याद रखना। और आपने एवर्जन वो का नहीं, दो एलर्जी का, एलर्जी का, हाँ एलर्जी सेंसिटिव। का, हाँ एलर्जी का है कि ये बीफ से ये दो मेडिसिन है। वो दोनों मेडिसिन छोड़ के आपने कैलकेरिया फॉस उसे दिया, और उसका डिजायर भी बहुत एक्सट्रीम था बीफ का। हाँ देखो ऐसा होता है, जी। इसी को जजमेंट बोलते हैं। केस टेकिंग बहुत अच्छा आप लोग करते हो, कभी कभी इतना अच्छा करते हो कि जजमेंट मुश्किल हो जाता है। इंक्वायरी आप लोगों की इतनी शानदार होती है, प्रोबिंग इतना अच्छा होता है, और बहुत सारी अंदर की दबी हुई बात को आप लोग निकाल के सामने रखते हो। तो ये था इस केस में किया, लेकिन फिर जजमेंट प्रिस्क्राइबिंग के लिए हमको करना पड़ता है। यहाँ कॉज का बहुत इंपॉर्टेंट है या इफेक्ट का। इफेक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने जिस केस के बारे में आप कह रहे हैं, उस केस में जो मुझको सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स लगा मुझको, वो उसका चेहरा, बाल और अपीयरेंस एकदम डार्क ब्लैक। हम लोग की होम्योपैथिक मेडिसिन में डार्क ब्लैक पर्सनालिटी जो है, इसके साथ अगर कॉन्कोमिटेंट मेंटल एंड फिजिकल दोनों अगर मिल जाता है, तो हम लोग बहुत अच्छी प्रिस्क्राइबिंग। तो मैंने उस केस में सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी,
तो उसका बहुत गहरा और डीप काला रंग, ऐसे केसेस के लिए मैं सीपिया देखता हूँ, नाइट्रिक एसिड देखता हूँ, कल्केरिया फॉस देखता हूँ, कॉस्टिकम देखता हूँ और भी तरह का। तो उसमें उसका जो फिजिकल कॉन्कोमिडेंट मुझको मिला वो है कि डिजायर फॉर मीट, स्पेशली फैटी मीट, डिजायर एंड फैटी मीट मुझको याद दिलाया। यहाँ हम आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज शेयर करना चाहते हैं। क्यों नहीं आप लोग जब हम उसी वक्त केस बोलते हैं तो उसी वक्त पूछा करो, तो आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो उस केस में मैंने पेट्रोलियम दिया था, बहुत पहले की बात है। वो केस था, किडनी में स्टोन था उसको। हम उस वक्त जाया करते थे वहां, मोगरा मोगरा का वो केस मुझको अभी तक याद है। हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि किसी तरह भी उसमें अच्छी प्रिस्क्राइबिंग करके रिजल्ट करे, लेकिन फेल था। इंक्वायरी जो मेरी आदत है हमेशा, फेलियर हमारा ड्यू टू मे बी माय फॉल्ट एंड माय पेशेंट फॉल्ट और सम मेंटेनिंग फैक्टर, ये तीन चीज फेलियर में हमेशा याद रखा कीजिए। आपकी केस टेकिंग आपकी वजह से कमजोर है, पेशेंट का केस पेशेंट के वजह से कमजोर है, और कुछ मेंटेनिंग फैक्टर ऐसा लगा हुआ है जो पेशेंट को ठीक नहीं होने देता है। तो ऐसे हालत में हमने फिर केस बहुत अच्छा से लिया, तो उससे ये मिला कि उसको जो पेट्रोलियम का बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, उसमें ये जो गोभी होता है वो भी बर्दाश्त नहीं होता था। गोभी खाने से ही उसको डायरिया हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, पेट पे गैस बहुत बढ़ता। और दूसरी बात मिली कि उसको फैट बिल्कुल टॉलरेट नहीं था, और मीट भी। तो मैंने इसको अपनी एनालॉजी से ये निकाला कि पेट्रोलियम में सिम्टम जो होता है वो किसी तरह भी फैटी मीट को टॉलरेट नहीं करता है, जिसका अपोजिट है कैल्केरिया फॉस, कॉस्टिकम, ट्यूबरकुलिनम, सैनिकुडा। तो मुझको याद पड़ा, तो मैंने उसको याद है पेट्रोलियम दिया था, और पेट्रोलियम से उसका स्टोन बाहर आ गया। इस केस में भी हम उम्मीद रखते हैं कि फेलियर नहीं होगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग सबको ही का देखा कि वहां पे बहुत क्वायरी दिमाग में बैठा हुआ था कि क्यों नहीं उसमें केडी नाइट्रिकम का प्रिस्क्राइबिंग हमने क्यों नहीं किया, इस स्टेप्सिकेरिया का प्रिस्क्राइबिंग क्यों नहीं किया। तो ये सब एक कॉज का इम्पोर्टेंट बिफ का डेवलप होता है। As far as my knowledge is concerned, Kali-nitricum, the medicine is very important. Where a patient is going to be not intolerance of beef, especially young beef, गाय का बछड़ा। लेकिन मैंने उसको बाद में एक जर्नल कर लिया, and that patient whenever any, उसको व्हील बोलते हैं, किताबों में ही लिखा है। तो उस केस में मैंने एक जनरलाइज करके ओकेली नाइट्रिकम को I consider is one of the important medicine to counter the disagreement of beef in any personality, those who are typically carry nitricum. और हो गया। नहीं, एक और चीज है कि जो इससे पहले आपका जो सेशन हो रहा था पीडियाट्रिक वाला, पहला सेशन में आपने भी बताया, और उसी से रिलेटेड एक चीज है
कि आपकी जो किताब है पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, उसमें एक चैप्टर है इंट्रा यूट्राइन लाइफ। उसका हाँ, एक केस है, तो उसका बहुत अच्छा मुझे वो लगा कि एक पेशेंट था आपका, बच्चे का केस था, थैलेसीमिया का केस था। तो उसमें आपने लेडी से क्वायरी किया तो उसे पता चला कि उसके पास इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड में उसको बहुत ग्रीफ था, बहुत दुख था, और ब्लड का डिफिशियंसी थैलेसीमिया में उसमें जो आया, और आपने नेट्रम्यूर उसे प्रिस्क्राइब किया। और उसका फिर आप, हाँ, उसका फिर आपने रेफरेंस भी दिया कि ये ब्लड का एनेमिक कंडीशन जो होता है बच्चे में अगर है, और हिस्ट्री ग्रीफ का, तो आपने इस बेसिस में उसे नेट्रम्यूर दिया। हिस्ट्री मदर का ग्रीफ का और चाइल्ड में इफेक्ट, और इससे आपने उसे नेट्रम्यूर दिया। तो ऐसे केसेस में इस तरह से अगर हम लोग आप लोग से सुन लेते आपसे तो वो इजी हो जाता है, लेकिन ऐसे केसेस में इस चीज को समझना कि इग्निशिया नहीं देके फिर नेट्राम्यूर देना, तो ये डिफरेंशिएट कैसे है? ये एलेन स्कीनोट का जो पहला 2 पैराग्राफ है, उसका बहुत जी। अच्छे से अगर आप लोग पढ़ेंगे, तो आपको ये फ़र्क मिल जाएगा। उसमें एलेंस ने एक और देकर 2 बात कही, एक फिज़िकल लेवल में इमोशन की बात, और हाँ। दूसरा पेशेंट का फिज़िकल लेवल में एकदम एनीमिक रहेगा। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था उस केस में, उसकी एनीमिक। फिर बाद में जब कन्फर्म हो गया कि थैलेसेमिक है, तो एनीमिया थैलेसीमिया में होना लाजिम है। लेकिन वो जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो इम्प्रिंट था ग्रीफ का, और सीवियर एनीमिया, ब्लड, बंगला में इसको बोलते हैं रक्तहीनता, मतलब खून की बहुत कमी। और ऑन दैट बेसिस अभी मेरा नया एक्सपीरियंस अभी डेवलप हो रहा है, जो मैं खास तौर से एलेन की नोट से सीखा हूँ, द कंट्रीब्यूशन ऑफ की नोट प्रिस्क्राइबिंग बाय डॉक्टर एस.सी. एलेन। हम लोग के प्रिस्क्राइबिंग का जो फैमिली है, ट्रेडिशन है, वो इधर एच.सी. एलेन साहब से मिलता है और दूसरा गरेंसी साहब से। गरेंसी साहब का ओरिजिन जाके मिलता है कार्ल डनहम से, और डनहम का मिलता है मोनिगेशन से। तो ऐसे हालत में हमने कभी भी कोशिश की, हमेशा कोशिश की, और कभी भी इग्नोर नहीं किया कि पेशेंट का अगर मेंटली इंप्रेशन इंट्रायूट्राइन लाइफ में किसी तरह का भी हो, अगर पड़ता है, तो हम लोगों को उसके इफेक्ट में देखना चाहिए। जैसे कि नेट्रम्यूर के लिए मैंने इफेक्ट में एनीमिया देखा। अभी एक बहुत अच्छा चीज हम छोटे बच्चों में मिल रहा है, एंड इट इज रिंकलिंग ऑफ द नेक। छोटा बच्चा है और नेक जो है वो फोल्डेड है, रिंकल्ड है, डोमिनेंट रिंकल्ड। तो अभी मेरी एक बना रहे हैं हम कि wrinkled all over the body, wrinkled especially mark on the neck। नेत्रमूल का ये ऑब्जर्वेशन, ये सिम्टम इतना मुझको काम देता है, और हर केस में इंफॉर्मेशन अगर सही तौर से लोग देता है मुझको, तो ये जरूर पता चलता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेबी वाज टू मच स्ट्रेस ड्यू टू द मदर, एंड मदर ड्यू टू द सराउंडिंग्स। ये आप लोग जरूर पूछा करो। ये 2 इंफॉर्मेशन मैंने ऐसा दिया है जो बहुत आसानी के साथ हम लोग को नेट्रमूल तक पहुंचा देता है। ये मेरा अभी 2 साल से, और उसमें एक मेडिसिन और है जिसको हम बहुत कंसीडर करते हैं, सेनिक्यूडा का। ये रिंकल
folded neck, obstinate constipation, tubercular diathesis, और वो जो कलकरिया फॉस वाला डिजायर ये सब मिलता है, एंड स्वेट। जिधर दबा रहे, ऐसे अगर दबा हुआ है तो यही शीर्ष मर जाएगी। जिस्म का जिस हिस्सा जमीन से या कहीं से भी लगा हुआ है तो फौरन उसमें भर जाएगा, पसीना बेतहाशा होता है। और ये भी मेरा बहुत लेट अचीवमेंट है, और मैं बहुत परेशान रहता था। साइलेशिया, कैलकेरिया का सैनिकूला परेशान करता था मुझको प्रिस्क्राइबिंग की यूनिकनेस को डेवलप करने के लिए। बट नाउ आई कम टू conclusion that sanicula is always those area, those who are going to be supported by physical level। अगर वो जुड़ा हुआ है तो वहां पसीना भर जाए। ये अगर सोकर है तो ये सर तकिया में जुड़ा हुआ है, वो भर जाएगा। यहीं पर कभी कभी हम लोग कलकेरिया, साइलेशिया, ये सबसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना पड़ता है। हो गया जी, नहीं और है पापा। और जो बच्चे के केसेस में मोस्टली हम लोग जो ज्यादातर देखते हैं, और आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग का चैप्टर भी है, वैक्सीनोसिस एंड होम्योपैथी। तो वैक्सीन अगर किसी तरह का भी होता है तो हम लोग पहले सोचते हैं थूजा, लेकिन आपने नहीं हर एक नहीं, गलत गलत गलत। नहीं सोचते हैं थूजा, सिम्टम होता है तो सोचते हैं थूजा। में हम इन जनरल बता रहे हैं पापा कि लोग जो सोचते कि अरे वैक्सीन दे क्या है थूजा, लेकिन आपने पर्टिकुलरली सबका अलग बता दिया कि नहीं ये है तो ये, अगर ये सिम्टम मिलता है तो। जैसे कि मुझे याद है बहुत ही अच्छा एक केस था, मेरा ध्यान भी उस तरफ नहीं गया था। तो एक पेशेंट था, उसका एएसओ टाइटर हाई था, एएसओ टाइटर बहुत हाई था, और उसको थ्रोट का कंप्लेन बार बार होता था, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का हिस्ट्री होता था, ये सब सारा था। तो मैंने कहा कि ब्राइटा का, आपने कहा कि उसका थ्रोट देखो कि बहुत रेडनेस है कि नहीं। तो मैंने जब उसका थ्रोट चेक किया तो बहुत रेडनेस था। तो आपने कहा स्ट्रेप्टोकोक्किन दो। फिर आपने बताया कि स्ट्रेप्टोकोक्कल के इन्फेक्शन से एएसओ टाइटर बढ़ता है, और कभी भी रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस रहे विथ रेडनेस, रेडनेस ये मार्क है, अगर रेडनेस है तभी स्ट्रेप्टोकोक्किन होगा ना, अगर रेडनेस है और पेशेंट वीपी है, वीपी। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोक्किन। जी। आपने तो ध्यान नहीं दिया होगा कि ये बात मैंने जरूर पूछा होगा कि उसको आंसू आता है कि नहीं। इनको बोल दो, ये चिल्ड्रन पूछ रहे हैं, डॉक्टर बोल्डन की है किताब, कुछ राइटिंग्स डॉक्टर भितुगला साहब की है, तो और पूछिए। हाँ, तो इसी ये तरह अच्छा पापा किया आपने, आपने पूछ लिया कि बहुत लोगों को जी दिमाग में यही रहता है कि हम सिर्फ लाल देखते हैं, रेड देखते हैं और स्ट्रेप्टोकोक्किन। ना, ऐसी बात नहीं। जी एलम खान को मालिक ने अभी तक बचा के रखा है कि वो होम्योपैथी के सिराते मुस्तकीम पर अभी भी कायम है, सीधी राह पे कायम है, और तो मालिक बना के रखी है। जी तो आपने उसी में बताया था कि स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है इन्फेक्शन, एएसओ टाइटर बढ़ता है, और उसमें रेडनेस है, और रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस अगर हो रहा है इसको, और उससे मेरा उस स्ट्रेप्टोकोकिन की तरफ ध्यान भी नहीं गया था, और उससे इतना अच्छा उसका रिजल्ट हुआ, इतना कि एएसओ टाइटर उसका नॉर्मल रेंज पे आ गया एकदम। बहुत सारे ऐसे केस हैं जी जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोक्किन स्ट्रेप्टोकोक्किन के बारे में एक सिम्टम तो मैंने बताया कि वीपी होता है, दूसरा इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सल्फर। अच्छा, सल्फर कहीं कहीं काम करके अगर रुक जाता है, या स्ट्रेप्टोकोक्किन काम करके अगर रुक जाता है, तो एक डोज सल्फर हम देते हैं, या सल्फर में स्ट्रेप्टोकोक्किन देते हैं। ये भी हाल फिलहाल में केस था, आप केस का फाइल देख के बता सकते हो। हम्म। तो
इसी तरह जैसे कि पापा आपने इसमें बहुत सा दिया है वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट के बाद, एक चीज आप और कहते हैं कि जो चीज हुआ है रिकरेंट, या उस चीज का वैक्सीन ले लिया, जैसे कि बहुत से लोग को डॉग बाइट का हिस्ट्री नहीं रहता है, लेकिन अपने घर में कुत्ता पालते, कुत्ते को भी वैक्सीन देते या खुद भी वैक्सीन लेते, तो आप कहते हैं कि वो और इनबिल्ट हो जाता है वो चीज। जैसे कि अगर किसी को रिकरेंट, अगर जैसे कि चिकन पॉक्स अगर हुआ है 3-4 बार हो गया, या चिकन पॉक्स का इंजेक्शन लिया है, तो दोनों एक सम्मान के उसमें आता है। बिल्कुल। जी एनी वैक्सीनेशन, जैसे डॉग का वैक्सीनेशन जो होता है रेबीज का, वो लेने का मतलब है आपको एक डॉग ने एक बार बाइट कर दिया ऑन द लेवल ऑफ द वैक्सीनेशन, तो किसी भी चीज का वैक्सीनेशन जो बॉडी के ऊपर पड़ जाता है। मुझको एक केस भी मिला है इसमें कि कोई डॉग बाइट की हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ डॉग के वैक्सीनेशन का है, और सिम्टम उसका पानी खोलने से, टब खोलने से उसका पेशाब हो जाता है। तो ऐसे केस में मैंने लाइसेंस दिया, अच्छा रिजल्ट हुआ है। जी। तो डॉग इसी बाइट के जी हिस्ट्री में जितना इम्पोर्टेंट डॉग बाइट का है, उतना ही इम्पोर्टेंट, नॉट लेस, डॉग के वैक्सीनेशन का भी होना चाहिए। आप लोग अपने अपने केसेस में इस चीज को बहुत डोमिनेटली कंसीडर किया कीजिए और पूछा कीजिए। जी। तो इसी तरह जैसे कि पापा आप बहुत बार चिकन पॉक्स अगर किसी को होता है, तो एक बार जैसे मेलेंड्राइनम का डोज, मिजल्स बहुत बार हुआ है तो मॉर्बिलिनम का, तो बहुत दफा हम लोग पापा इस पेशेंट में भी हम लोग ऐसा देखा है कि अगर किसी को रिकरेंट ये चीज हुआ हो या वैक्सीन लिया हो, तो हम लोग एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चलाते तो एक टाइम तक बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आके स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो उसके बाद मैंने देखा आपसे डिस्कस करते तो आप कहते कि अगर ये है, जैसे कि मैंने केस बताया, पापा इसको बार बार मिजिल्स हुआ है, चिकन पॉक्स हुआ है, तो आप कहते एक बार मेलेंड्राइनम का एक डोज दे दो, अभी वेट करो 2-3 महीना प्लासिबो दो, फिर जो तुम मेडिसिन दे रहे हो उसके बाद फिर इसको रीस्टार्ट करो। तो इससे बहुत ड्रास्टिक, बहुत अच्छा चेंज आता है पेशेंट में, जो स्टैंड स्टिल हो जाता है कंप्लेन। तो उसमें तो जो ये अपोरिज्म 3 वाली जो बात है ऑब्स्टिकल, तो क्या हम इसी को बिग बात ऑब्स्टिकल है। समझे? जी हाँ, ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी, एक जी ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी डायनामिक लेवल में होता है, जी एक ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी फिजिकल लेवल में होता है, एक ऑब्स्टिकल टू रिकवरी मेंटेनिंग फैक्टर में होता है, एक्साइटिंग फैक्टर में। अगर कॉन्सेंट एक्साइटिंग फैक्टर मेंटेन, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वो डायनामिक मेडिसिन से नहीं जाता है। डायनामिक के लिए डायनामिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा, तो उस पेट में बार बार मिजल्स हुआ है, उस केस में बार बार चिकन पॉक्स हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी having a imprint in the whole constitution of the patient. A dynamic deficiency, it should be cleared by dynamic doses of morbillianum and melandrinum. वैसे ही एक माविया भाई का केस था, जिसमें माविया भाई बेसिलैनम या ट्यूबरकुलिनम दे रहे थे नेजल पॉलिप का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आके स्टैंड स्टिल हो गया। तो बाद में पता चला कि 7-8 बार उसको मलेरिया हो चुका है, मलेरिया प्रोन एरिया में वो रहता है, बहुत इजी सब्सिटेबल है मलेरिया के लिए, तो उन्होंने मलेरिया ऑफिशियनलिस दिया था, उससे उसका पूरा नेजल पॉलिप खत्म हो गया था। That's good prescribing. हमने बहुत अप्रिशिएट किया था माविया को, क्योंकि माविया का उम्र नहीं है कि जिस जमाने में प्रिस्क्राइबिंग किया था, वो उसकी उम्र नहीं थी कि इतना अच्छा प्रिस्क्राइबिंग कर सके। आई गिविंग ड्यू क्रेडिट टू हिम ऑफ हिज थिंकिंग एंड कंसीडर मलेरिया ऑफिशियनलिस्ट। खास तौर से मलेरिया प्रोन का जो इलाका होता है, इट शुड बी कंसीडर्ड very seriously whenever you are going to be considered a prescribing of potentized dose. तो उसमें एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये पेशेंट मलेरिया हुआ है एक, और मलेरिया हुआ है और रहता है मलेरिया प्रोन इलाके में, that is a very potent effect. We can going to be counter
by malaria operation, please. हाँ, और ये कहना था पापा, जैसे कि आपने ये बात जो वैक्सीनेशन वाली बात है, तो ये क्या हम सिर्फ बच्चे में सिर्फ अप्लाई करेंगे या फिर बड़े लोगों में भी अगर ऐसा अगर मिलता है तो उसमें भी, या बच्चे का जैसा वैक्सीन होता है वैसे फौरन हम ये मेडिसिन दे सकते हैं फॉर इसके लिए? नहीं, बात क्या है, जी ये बाद और पीछे की बात मत करो। बात ये है कि तुमने ये तुम्हारे ऊपर ये बात बीता है या नहीं? इज इट इनसाइड टू यू, नॉट आउटसाइड टू यू? ये आप पर बीता है तो आपको एक इसका एंटीट्यूड लेना पड़ेगा। आपके फैमिली में अगर बीता है तो भी आपको एक बार एक डोज लेना पड़ेगा, इफ इट इज गोइंग टू बी हैपन बिफोर योर जाइगोट फॉर्मेशन। तो इसमें आने का जाने का देरी का ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये डिफिशियंसी है, ये कुछ 10-15 साल से मेरा अपना काम इस पे बहुत ज्यादा हो रहा है कि हम हमेशा काउंटर करते हैं, कंसीडर करते हैं कि किसी भी हाल में अगर आप पे बीता है तो चोट आपको लगा है ना, वैक्सीनेशन आपको लगा है ना, और जो कुछ बीत जाता वो छूटता नहीं है। मैंने पिछले एक सेमिनार में, ऑल इंडिया पीजी सेमिनार में, मैंने एक बात हनीमैन की कही है। हनीमैन अपने इंट्रोडक्शन के 18 पैराग्राफ में वो बात कहता है, रेफर करता है एक कुत्ते के काटने का। कुत्ता से काटा ना, उसको सर्जन रिमूव कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुत्ते का काटने का रेबीज हुआ, मर गई पेशेंट। तो जो मर गया तो नजर आ गया, जो बच जाता है वो जिंदगी भर भुगतता हुआ आता है। इस सिलसिले में हनीमैन के ऑब्जर्वेशन, बिफोर हनीमैन, जब हनीमैन होम्योपैथ नहीं था, ये 1789 की बात है, उसने एक सर्जन को सजेशन दिया है, ये रिमूवल ऑफ द पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी इम्प्रिंट पेशेंट एज ए होल। ये आप लोग को हमेशा दिमाग में अगर रहेगा तो किसी भी चीज को डायनामिकली अगर डिफिशियंट आप हो गए हैं तो उसको मेडिसिन देके, डायनामिक मेडिसिन देके, पोटेंटाइल मेडिसिन देके उसको काउंट करना पड़ता है। हो गया? जी। और कुछ तो है? नहीं, ये और बाद में जितने क्वेश्चन थे। जी जी जी। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम। थैंक यू एवरीवन।